तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि किस तरह मुंबई की क्राइम कैपिटल धारावी, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, उसका नक्शा बदलने जा रहा है, क्योंकि धारावी को रीडेवलपमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं, गौतम अडानी प्रॉपर्टीज़ ने ले लिया है। कल बहुत बड़ी बिड खुली है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन एंड में सिर्फ 2 कंपनी मैदान में रह गई थी। एक गौतम अडानी प्रॉपर्टीज़ और दूसरी DLF, जो देश के बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर में से एक है। धारावी, जिसको दोबारा बसाने का पूरा एक शहर का शहर है, वो 10 लाख लोगों की आबादी वाला, उसको गिरा के नए सिरे से बनाया जाएगा और वो काम आने वाले 15 साल में पूरा होगा। पूरे प्रोजेक्ट में, जिसमें कोई तकरीबन 78,000 घर बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए, और उनको रीसेटलमेंट किया जाएगा स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के नीचे। टोटल कॉस्ट पूरे प्रोजेक्ट की 20,000 करोड़ रुपए की है, जिसकी बिड गौतम अडानी ने जीत ली है। 3 पार्टीज मैदान में थी DLF के अलावा। एक नमन ग्रुप था मुंबई का। DLF ने 3,000 करोड़ रुपए की इनिशियल मनी की बिड की थी और नमन ग्रुप ने 2,000 करोड़ रुपए की, और जबकि गौतम अडानी की इनिशियल बिड 20,000 करोड़ में से शुरुआती रकम जो देनी थी, उसका जो टेंडर भरा अडानी ग्रुप ने, वो 5,100 करोड़ रुपए का भरा। मतलब दूसरे और तीसरे नंबर की जो बिड वाले लोग थे, उन दोनों के बराबर की रकम अडानी ग्रुप ने अकेले कोट की और ये ठेका ले लिया। अब धारावी क्यों इम्पोर्टेंट है? एक ज़माने में जब मुंबई को हिंदुस्तान की क्राइम कैपिटल कहा जाता था, तो उस क्राइम कैपिटल के अंदर एक और क्राइम कैपिटल थी जिसका नाम धारावी था। बहुत ज़माने से धारावी अंडरवर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था। उसके 2 कारण थे। एक, वहाँ पे हर जाति के, हर सूबे के लोग रहते थे, हर धर्म के लोग, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी वहाँ पे साउथ इंडियन लोगों की थी, और बाद में बहुत सारे मुस्लिम्स कर्नाटका के और बाकी देश के सूबों से भी रहने लगे। लेकिन खबरों में धारावी तब आया जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुडलियार की हुकूमत चलती थी। उसको धारावी डॉन भी कहा जाता था, वरदराजन मुडलियार को, क्योंकि उसके जो इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में जो उसके चेले बने, जो उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड जो क्राइम की बनी, वो ज़्यादा लोग तमिलनाडु के थे, और वरदराजन मुडलियार खुद तमिलनाडु का था। और वहाँ से उसका जो एक पॉलिटिकल क्लाउट बना। अब देखिए, उस ज़माने में भी धारावी की आबादी तकरीबन इतनी थी, थोड़ी कम होगी, 10 लाख नहीं होगी तो 7-8 लाख रही होगी, तो उसके बाद तो आगे रहने की जगह ही नहीं थी धारावी में। इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, दीवार के साथ मिलके दीवार घर, और गलियां इतनी छोटी कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो गली से स्ट्रेचर वाली जो ट्रॉली होती है वो नहीं जा सकती थी। टैक्सी, टेम्पो, रिक्शा जाने की बात तो छोड़िए, कई गलियां तो इतनी छोटी हैं कि 2 आदमी एक दूसरे के साथ मिलके क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब एक आदमी गली में घुस जाता था तो दूसरे को दूसरे छोर पे रुकना पड़ता था, ताकि एक निकल जाए तो दूसरा आदमी उस गली में आए। अब इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अगर किसी क्रिमिनल को ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो
पुराने ज़माने में 70s में क्रिमिनल्स को छुपाने का सबसे बड़ा अड्डा गिना जाता था। ये वो समय था जब वरदराजन ने अपने पैर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जमाए। स्मगलिंग का माल इन छोटी छोटी गलियों में से निकलते हुए लोगों के घरों में छुपा दिया जाता था और मौका मिलते ही वहाँ से निकाल के उनको अपने अपने ठिकानों पर पहुँचा दिया जाता था। और उस एरिया में जो भी कारपोरेटर बनता था, एमएलए बनता था, वो वरदराजन के आशीर्वाद के बिना नहीं बनता था। यही कारण था, क्राइम इतना था वहाँ पे, छोटे से लेके बड़े क्राइम तक। बहुत बड़े दारू के अड्डे, जुए के अड्डे, जो पॉर्न फिल्में होती हैं उनके अंदर स्टूडियोज़ बनाए हुए गली गली में, घर घर में। और दादागिरी इतनी कि हर गली का एक दादा था और इतना क्रिमिनल एलिमेंट वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे कि सरकार को उस ज़माने में जो एक ही पुलिस स्टेशन हुआ करता था, माटुंगा पुलिस स्टेशन, जिसके नीचे आज का पूरा एंटॉप हिल, पूरा संगम नगर, प्रतीक्षा नगर, धारावी, साइन, चूनाभट्टी तक के एरिए, एक ही पूरा मटुंगा एरिया, किंग सर्कल, ये सारे का सारा एरिया एक पुलिस स्टेशन देखता था, माटुंगा पुलिस स्टेशन, जिसके उस समय पे सीनियर जो सबसे पावरफुल सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गिने जाते थे मुंबई में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थी और दूसरा कमाई के साधन बहुत थे। तो हर ऑफिसर चाहता था कि उसको माटुंगा पुलिस स्टेशन मिले और वो खूब कमाई करे। और वहीं से बहुत से लोगों ने बहुत नाम बनाया, जिनमें रणबीर लेखा एक था, और उसके बाद आईपीएस ऑफिसर वाई.सी. पवार जो डीसीपी थे उस इलाके के, उनको आधी टर्नओवर तो उनकी धारावी में क्राइम कंट्रोल करने में लगी। उतना क्राइम पूरे बाकी के एरियाज में नहीं होता था जितना अकेला धारावी में होता। और इसीलिए शायद जब दंगा फसाद हुआ बाबरी मस्जिद के बाद 92 में दिसंबर में, बहुत बड़े गिनती में लोगों की मौत वहाँ से हुई थी कम्युनल राइट्स में। 3 दिन तक वो दंगे चलते रहे थे। हमने अपनी आँखों से, सब रिपोर्टर्स ने देखा कैसे हाथ गाड़ियों के ऊपर मरे हुए लोग, जख्मी लोगों को निकाल निकाल के, हाथ गाड़ी वो पतली सी होती है, लंबी सी, वही एक साधन था जो उन तंग गलियों में जा सकता था। कोई मेडिकल सर्विस नहीं पहुंच सकती थी, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। तो बहुत अंदर अंदर से लाशें निकाल के साइन हॉस्पिटल जो है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वो धारावी के साथ जुड़ा हुआ है एकदम, वहाँ पे वो सब लाशें ला के रखी जाती थी। बहुत अजीब नज़ारा था, मुझे आज तक भी याद करता हूँ तो दिल दहलता है। और वहाँ पे एक सीन मुझे आज तक याद है, एक ऑफिसर जो माटुंगा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर थे, उनकी उस एरिया में ड्यूटी लगी हुई थी और 3 दिन में उनको ना यूनिफॉर्म चेंज करने का समय मिला, ना अपने जूते उतारने का समय मिला। और 3 दिन के बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, एसआरपी आई, आर्मी के कुछ दस्ते आए, तो उसके बाद जब उनको बूट उतारने पड़े तो बूट पैर से निकल नहीं रहे थे, पैर अंदर से इतने फूल गए थे, सूजन आ गई थी कि बूटों को निकालने में बहुत दिक्कत आनी पड़ी। ऐसा वो अकेला ऑफिसर नहीं था, बहुत से और पुलिस ऑफिसर की भी यही हालत थी। और इसीलिए शायद वाई.सी. पवार के टाइम पे पूरे माटुंगा पुलिस स्टेशन में से जो बायफरकेट करके, उसकी हदबंदी नहीं करके, जो पहला नया पुलिस स्टेशन बना, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में से वो धारावी पुलिस स्टेशन बना था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना अजीब हालात रहे होंगे। उसके बाद एंटॉप हिल एक पुलिस स्टेशन बना, जिसमें संगम नगर, साइन कोलीवाड़ा, प्रतीक्षा नगर, ये सब एरियाज उसमें आए। उसके बाद उसी इलाके में से माटुंगा पुलिस स्टेशन को तोड़ के एक और पुलिस स्टेशन बनता है, वो बनता है साइन पुलिस स्टेशन। तो आप देखिए कि एक पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस स्टेशन हो गए,
किस किस्म के हालात उस एरिया में होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये वो एरिया था जहाँ पे एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड के जो जिसको आप पहला डॉन कह सकते हो, जिसका पहला इनकाउंटर हुआ, मनिया सुरवे का जो ऑपरेशनल बेस था वो भी धारावी था, जहाँ पे उसका राइट हैंड मैन शेख मुनीर का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो मनिया सुरवे पुलिस से भाग के अक्सर धारावी में शरण लेता था। इसी तरह उसके साथ लगते इलाके घाटकोपर में जब कोई क्राइम होता था, छोटा राजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बड़ा राजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कालिया जो था उसका पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। और वहाँ से जितने लोग पुलिस की रेड से डर के या बाहर से क्राइम करके आके घाटकोपर के लोग, छोटा राजन गैंग के लोग, वो भी शरण धारावी में लेते थे, क्योंकि वहाँ से छिपना आसान था, पकड़े जाना बहुत मुश्किल था। तो वो धारावी की बात हम कर रहे थे, जहाँ पे सबसे पहले 1980 के करीब सेंट्रल सरकार ने एक धारावी अपलिफ्टमेंट योजना बनाई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने उस समय 100 करोड़ रुपए की रकम दी थी। और उसका जो उस रकम के अनाउंसमेंट की जो सेरेमनी हुई थी, उसमें दिल्ली से जो लीडर आए उनमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी के मूपनार, जो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी आए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्री, वहाँ के एमपी, वहाँ के एमएलए और 7-8 कारपोरेटर, इन सब के साथ स्टेज में जो एक आदमी बैठा था, सिविलियन आदमी जिसका कोई सरकारी ओहदा नहीं था, वो था अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुडलियार। तो इतनी बड़ी उस शख्स की पहुंच थी। कहा जाता है कि जी के मूपनार, वो भी तमिलनाडु को बिलोंग करते थे, वो वरदराजन के भाई बने हुए थे। तो वो इलाका दोस्तों, जिसको एक तरफ से बदनाम बस्ती कहा जाता था, एक बार फिर 2009 में सुर्खियों में आता है। 2008 से 9 में जब एक हॉलीवुड की फिल्म बनती है स्लम डॉग मिलियनर, वो पूरा उसकी जो पृष्ठभूमि थी वो धारावी की थी। वो फिल्म बनने के बाद धारावी इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हुआ, लेकिन धारावी की हालत सुधारने की जितनी कोशिशें हुई आज तक, वो सब नाकाम हुई। करते करते 2019 में एक टेंडर पास हुआ था, जिसमें अडानी ग्रुप वो टेंडर लूज कर गया था। तभी बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद जो नया टेंडर आ रहा था, उसको जब बाद में शिवसेना की और कांग्रेस की युति सरकार बनी, कोलिशन गवर्नमेंट, उसने वो टेंडर 2019 में कैंसिल कर दिया। अभी जब दोबारा फिर बीजेपी की और शिवसेना के एक गुट की नई सरकार बनी है, तो फिर ये कवायद चालू की गई कि धारावी का हुलिया बदलना चाहिए। अब देखिए, वो एरिया तकरीबन 300 एकड़ का एरिया है और 1 करोड़ स्क्वायर फीट की जो जगह है वो अप फॉर ग्रैब्स होगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। 1 करोड़ स्क्वायर फीट, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कल को वहाँ पे रीडेवलपमेंट होने के बाद उस एरिया की पर स्क्वायर फीट कीमत अगर 25-30 हज़ार भी हो जाती है, जो आसपास के एरियाज में ऑलरेडी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1,000 जो 1 करोड़ स्क्वायर फीट, उसको 30,000 का 1 स्क्वायर फीट, कितने करोड़ रुपए का प्रॉफिट वो कंपनी कमा सकती है, जो आज इस पूरे ज़मीन को रीडेवलपमेंट को 20,000 करोड़ रुपए में ठेका ले रही है। कहते हैं कि मुंबई में हर बड़ा जो स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत बड़ी करप्शन के बिना नहीं चलता।
पिछले दिनों में आपने सुना था जो शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत को पकड़ा गया था, वो भी एक स्लम रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम था गोरेगांव में, उसको लेके पकड़ा गया था। बहुत बड़ी धांधलियाँ होती है इस धंधे में, हज़ारों करोड़ों रुपए तो रिश्वत में और कानून को तोड़ने में लग जाते हैं। अब ये लंबा प्रोजेक्ट है, 15 साल में पूरा होगा। पहले 7 साल में तो 70-80 हज़ार लोग जो जिनके लिए फ्री में घर बनाए जा रहे हैं, और फ्री के घर का एरिया 300 स्क्वायर फीट होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए 300 स्क्वायर फीट में एक फैमिली कैसे रह सकती है। देखने में घर कम लगते हैं, लेकिन 10 लाख की आबादी में से 3-4 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो किराए के घरों में रहते हैं। और ज़्यादातर वहाँ पे तकरीबन 1 लाख तो वर्कर्स हैं जो डेली वेज वर्कर जो हैं, जो वहाँ की लेदर फैक्ट्रीज बहुत हैं वहाँ पे। एनिमल हाइड की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा काम होता है। लेडीज़ पर्स, अटैची केस, सूट केसेस, जूते, चमड़े का बहुत बड़ा काम है। और इसके साथ साथ कलर डाइज का, केमिकल्स का बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। उन सब लोगों को उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वो सेपरेट में दी जाएंगी। और मेरे हिसाब से जो मैंने कुछ मुंबई के लोगों से बात की, वहाँ पे रेट जो मैं आपको रेसिडेंशियल एरिया के 25-30 हज़ार पर स्क्वायर फीट बता रहा था, वही कमर्शियल रेट जो हैं वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि उसका कारण है, वहाँ से जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टोन्स थ्रो अवे, बहुत नज़दीक एक एरिया है जिसका नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC, हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमर्शियल प्रॉपर्टी एरिया। और वो धारावी से काफ़ी छोटा भी है, और वहाँ अभी जगह नहीं है बिल्कुल नए कमर्शियल इमारत बनाने का। और जब धारावी में नई कमर्शियल टावर बनेंगे, बड़े बड़े आकाश को छूती हुई इमारतें बनेगी, उनका रेट क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक जुए का काम है जो अडानी ग्रुप ने किया है। और पिछले 20 साल से 25 साल से ये कवायद चल रही थी रीडेवलपमेंट करने की, लेकिन पूरी नहीं हुई। आज सरकारों की मदद से, केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र में सरकार, उनके आशीर्वाद से अडानी को ये मौका मिला है। भले वो बिड के थ्रू मिला हो, लेकिन दूसरे लोगों का सामने खुल के ना आना। हालांकि जब इसकी डिस्कशन हुई थी 1.5 महीना पहले स्टैंडर्ड की, उसमें एक दुबई की बहुत बड़ी कंपनी थी, एक साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन उन्होंने जब टेंडर भरना था, प्री बिड डिस्कशन में तो सब लोग आए, लेकिन जब टेंडर भरा तो सिर्फ 2 लोगों ने भरा, अडानी ने और DLF ने। नमन ग्रुप ने टेंडर ही नहीं भरा पहले अनाउंसमेंट करने के बाद भी। तो अब DLF आने वाले दिनों में क्या करता है, एक 97,000 करोड़, तकरीबन 5,100 करोड़ की इनिशियल मनी उनको सरकार के पास जमा करवानी पड़ेगी। और 7 साल के बाद जब वो इन सब लोगों को घर बना के देंगे, उसके पहले पहले सरकार को 20,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो लगता तो ऐसे है कि इसके पहले दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने भिंडी बाजार क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम चलाई थी, जो आज तकरीबन 50% से ज़्यादा पूरी हो चुकी है। पूरे भिंडी बाजार एरिया जो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, एक ज़माने में दाऊद का गढ़ भी रहा करता था, पठान गैंग का गढ़ था, वो उसकी आज पूरी शक्ल बदल गई है। आप पहचान नहीं सकते कि वही एरिया जहाँ 100 स्क्वायर फीट के घर में 10-10 लोग रहते थे, आज वहाँ पे खूबसूरत बहुत बड़े बड़े टावर बन गए हैं। लोगों का रहना सहना बहुत बदल गया है। क्या उसी किस्म की हालत धारावी में देखने को मिलेगी? अगर धारावी का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है
तो शायद जो और बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी एरियाज़ हैं मुंबई में, जो स्लम एरियाज़ हैं, उनकी शक्ल सूरत बदलने के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो देखना होगा क्या मुंबई की क्राइम कैपिटल अब रियल एस्टेट कैपिटल बन सकेगी, ये देखना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।